लंबर स्पाइन की तकलीफ, किसी को इनफर्टिलिटी की तकलीफ, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ब्रेथलेसनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स मोटापे से आते हैं। बहुत सारे मतलब इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। यूएस में मैक्सिमम डाइवोर्सेस होते हैं स्नोरिंग की वजह से। मोटापे को अब एक डिजीज की तरह ही देखा जा रहा है, बट देन इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आल्सो। आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर माउथ, राइट? लाइफ के हर पहलू को डायबिटीज अफेक्ट करता है। तो वो कहते हैं ना, डायबिटीज की वजह से आदमी सिर्फ मरता नहीं है, गुड के मरता है। आदमी जिए, कितना जिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जितना जिए अच्छी तरह से जिए। करेक्ट। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, उन्होंने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया है ये करके, बिकॉज मेडिकल प्रॉब्लम है। आप राइट स्टेज पे राइट ट्रीटमेंट करोगे तो ही राइट रिजल्ट आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? तो आजकल मेंटल स्ट्रेस तो सभी को हो रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या मोटापा बढ़ता है? इतना चलो या इतना फास्ट चलो कि आपकी पल्स रेट 100 के ऊपर चले जाए। फिर आप जब 100 के ऊपर 20 मिनट चलते हो ना, तो वो आपको एक्चुअल वेट लॉस करवाता है। कि मोबाइल फोन से भी वजन बढ़ता है। हाउ इज मोबाइल फोन रिलेटेड टू ओबेसिटी और मोटापा? 85% ऑफ द पेशेंट्स स्नोर करते हैं मोटापे की वजह से। 15% होते हैं जिनको नेजल बोन या कहाँ पे कोई रुकावट हो। अगर उसका BMI 30 के ऊपर है तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर वो कितनी भी मेहनत करे, उसका वजन कम नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है, इसे ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज़ को लेके है, लाइफस्टाइल डिजीज़ को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोटापे की, यानी ओबेसिटी की। क्या आप जानते हैं कि भारत में से 4 में से 1 इंसान जिसे आप कहीं ना कहीं रोज़ टकराते हैं या मिलते हैं, उसे मोटापे की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष मोटवानी से। ही इज़ अ बेरियाट्रिक सर्जन, ही इज़ अ फेमस वन इन इंडिया। एंड जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे और इनके सोल्यूशंस क्या है। सो जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट में एंड तक। Please welcome Dr. Manish. Namaste, sir. Namaste. Welcome to this show. Thank you so much. So, you are the famous one of the leading bariatric surgeons in India. और मुझे एक सवाल ये था सर, जब आपने शुरू किया था ये जो आपका जर्नी है, जब आपने शुरू किया था तब से लेकर आज तक, क्या आपने राइज देखा है इन पेशेंट्स, जहाँ पर आज छोटे से छोटा बच्चा आपके पास ओबेसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है? इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोटापा तो बहुत बढ़ रहा है जी, और मोटापा अनप्रोपोर्शनेट लेवल्स में बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एक चीज़ होती है, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल ऐसे बता सकता हूँ कि एक ऐसा टाइम था जब हम 7 महीने में 8 महीने में, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, 7 या 8 महीने में एक पेशेंट को ऑपरेट करते थे जी। फिर ऐसा टाइम आया जब लोगों के मन से थोड़ा फियर निकल गया और लोगों के मन में थोड़ा अवेयरनेस भी आया, तो हम महीने में एक पेशेंट ऑपरेट करते थे। ये बढ़ता गया सिलसिला कि आज ऐसा टाइम है कि हम दिन में 2 या 3 पेशेंट ऑपरेट करते हैं। तो आप ये भी समझिए कि अगर 2 या 3 पेशेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं तो कितने पेशेंट्स हमारे पास आते होंगे, कितने उसमें से फिल्टर होते होंगे, कितनों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती होगी, और उसके बाद में 2 से 3 पेशेंट रोज़ ऑपरेट होते हैं जी। तो मोटापे की लेवल कितनी बढ़ गई है। और पर एक चीज़ अच्छी है कि लोगों के अंदर मोटापे की ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस भी बढ़ गई है जी सर। लेकिन मोटापे की वजह से अगर मैं आपको पूछूं तो जनरली लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डेली रूटीन में, डेली लाइफ में? अगर आप देखें, मैं कॉमन मैन के हिसाब से बताऊं तो हम मेडिकल में ज़्यादा अंदर ना घुसे जी। तो मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और सबसे पहले तो ये बात है कि मेडिकल प्रॉब्लम को हम कहते हैं इट इज़ द मदर ऑफ ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स। मतलब बहुत सारे और मेडिकल प्रॉब्लम्स इसमें से उगते हैं, बाहर आते हैं। किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की तकलीफ़, किसी को किडनी की तकलीफ़, किसी को ब्रेन की तकलीफ़, किसी को स्ट्रोक की तकलीफ़, किसी को लंबर स्पाइन की तकलीफ़, किसी को इनफर्टिलिटी की तकलीफ़, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, ब्रेथलेसनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स मोटापे से आते हैं। बहुत सारे मतलब इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। लेकिन अगर हम आम आदमी के हिसाब से देखें तो लोगों को इसकी वजह से ब्रेथलेसनेस बहुत होता है, मतलब थोड़ा भी कुछ चले तो सांस चलती है, शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाती है, PCOD यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, घुटने की तकलीफ बहुत होती है,
इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इनफर्टिलिटी भी बढ़ती है। इनफर्टिलिटी क्योंकि मोटापे की वजह से लोगों में पीसीओएस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, फिर पीसीओडी वापस मोटापा क्रिएट करे, मोटापा वापस पीसीओडी ले आए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये रिकरिंग प्रॉब्लम्स है और साइक्लिकल प्रॉब्लम्स है, ये जो कम ही नहीं होते जब तक ये साइकिल को हम जाके ब्रेक नहीं करते हैं। हम तो लोगों को ये भी कहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है और वो सपोज 90 या 100 किलो की है, उसको पीसीओडी है, तो डॉक्टर साहब क्या अनमैरिड लड़की को ऑपरेट करना चाहिए? मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आज आपकी बेटी 90 केजीज है, जब तक आप इंडिया के, या आपका बेटा 90 केजीज है, जब तक आपका बेटा, नाम नहीं लूँगा, इंडिया के सबसे बड़े खानदान से नहीं है, तो उसको नॉर्मल वेट वाली बेटी तो नहीं मिलेगी, वाइफ तो नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब एक पार्टनर में मोटापा होता है तो 50% चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के। जब भी दोनों पार्टनर्स में मोटापा होता है तो 75% चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो क्यों ना पहले अपना वजन कम करे, अपने में से इनफर्टिलिटी कम करे, और जब आपका वजन कम हो गया और आप नॉर्मल वेट हो गए तो आपको लड़की कैसे मिलेगी या लड़का कैसे मिलेगा? नॉर्मल वेट। मतलब जिंदगी भर दिल में ये भी गिल्ट नहीं रहेगा कि नहीं मुझे कोई और अच्छा मिल सकता था, मैं कुछ और अच्छा चाहती थी या चाहता था, और तो दैट मेंटली ऑल्सो आप थोड़े और स्टेबल और थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। और अगर लड़का भी नॉर्मल वेट, सामने लड़की भी नॉर्मल वेट, मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस कम, फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा, क्योंकि ये सर्जरीज ऐसी है जो अपने शरीर के और कोई भाग में कोई नुकसान करती ही नहीं है। तो क्यों ना हम नॉर्मल वेट बने, नॉर्मल सोचे, नॉर्मल बन के हमारी नॉर्मल लाइफ जिए। करेक्ट। लेकिन सर फैट इज फैट, है ना? इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। राइट फ्रॉम हाउ यू पूप टू योर आई साइट, इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। करेक्ट, करेक्ट। सर आपने ये बताया कि स्नोरिंग जैसी भी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी स्नोरिंग, जो मोटापे की वजह से स्नोरिंग बढ़ जाती है, ये कम भी हो जाती है। तो क्या ये सही है सर कि ओबेसिटी की वजह से ये काफ़ी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो आप देखते हैं हमारी जो विंड पाइप है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। पेरीट्रेकियल फ्लैट मतलब ट्रेकिया के बाजू में जो फैट होता है। अभी आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि जब लोग सोते हैं तो स्नोर करते हैं, जब भी बैठे रहते हैं तो स्नोर नहीं करते हैं। जब भी आप बैठे हैं तो ये जो आपका ट्रेकिया है, इसके बाजू में जो फैट है उसको ग्रेविटी की वजह से पुल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मतलब ट्रेकिया को तो प्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब यही आदमी सो जाता है तो ट्रेकिया के ऊपर का जो फैट है वो ट्रेकिया को दबाता है उस लेवल तक कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाए। तो विस्लिंग ऑफ ट्रेकिया को स्नोरिंग कहते हैं। ये हमें एक चीज तो जरूर बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर जगह छोटी हो गई जिसमें से एयर आने जाने वाली है, मतलब जितना ऑक्सीजन अंदर आना है उतना अंदर आता नहीं है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है उतना जाता नहीं है। मतलब एक ऑक्सीजन कम जाए तो लोगों में हेल्थ कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रह जाए तो वीकनेस, लेथार्जी, लेजीनेस, बहुत कुछ आ जाए। अभी ये पेशेंट ऐसे सोया हुआ है और वो ऊपर का पेरीट्रेकियल फैट दब 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 के स्नोरिंग पैदा करे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जब ज्यादा दब जाता है तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर सकता है। पेशेंट अचानक नींद से उठ जाता है, उसे लगता है कि मैं क्यों उठाऊं, शायद मैं पेशाब करने के लिए उठाऊं। वो जाके यूरिन पास करने जाता है। तो लोग कंप्लेन ये देते हैं कि मुझे रात को पेशाब के लिए बहुत बार उठना पड़ता है, वेरेज वो पेशाब के लिए तो उठते ही नहीं है, वो उठते हैं सांस लेने के लिए। अगर इसे चेक करना है तो ये सारे जो आपके अभी लोग जो आपका शो देख रहे हैं जिनको स्नोरिंग है, 85% ऑफ द पेशेंट्स स्नोर करते हैं मोटापे की वजह से। 15% होते हैं जिनको नेजल बोन या कहाँ पे कोई रुकावट हो। तो उनको हम कहेंगे कि आप एक काम करिए, जब भी आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है ना, आप अंदर टॉयलेट में एक कंटेनर रख दो। दिन के टाइम में कितना यूरिन पास करते हैं वो कैलकुलेट करो, और रात के टाइम में कितना करते हैं वो कैलकुलेट करो। क्योंकि हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्सेस ऐसे किए गए हैं कि जब तक आपके यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में 500 ml या 550 ml का यूरिन नहीं आता है तो आपके ब्रेन को सेंसेस ही नहीं जाते कि उठो और जाके यूरिन पास करो। तो रात को 200-250 ml में गहरी नींद में आपको सेंसेस आ गए कि आपको यूरिन पास करना है। करेक्ट। क्यों हो रहा है? तो आप यूरिन के लिए नहीं उठते हो, आप उठते हो क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उठने के बाद में आपको समझता नहीं। और लोग हमारे पास आते हैं जो 15-15 साल से स्नोर करते हैं और उनको लगता है नहीं ये तो
शौक है, ये तो एक बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ। आदत हो गई और फैमिली सब एडजस्ट कर लेती है उसे। वेयरएज आप अगर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया बनेगा, जिसे हम निद्रा नाश की तकलीफ कहते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप जान के हैरान हो जाओगे कि हमारे पास करीबन 350 से 400 पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आए हैं अपना एक्सीडेंट करके। है ना इंटरेस्टिंग बात? एक्सीडेंट कैसे कि जो रात को ब्रेन को 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है रेस्ट। आपने रात को नींद से उठ के ऑक्सीजन तो ले लिया, रेस्ट कहां से मिली? अगर आपको 3 बार रात को उठना पड़ा तो रेस्ट तो नहीं मिली। तो ब्रेन को जो रेस्ट चाहिए तो क्या करते हैं आप ऐसे पेशेंट्स में नोटिस करोगे, बहुत बार वो बैठे बैठे सो जाते हैं जी। इसे कहते हैं डे टाइम ड्राउजीनेस, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी निद्रा नाश का एक फीचर है। अभी अगर डे टाइम ड्राउजीनेस है तो मैं गियर वाली गाड़ियां होती थी ना, तभी की बात करता हूँ। आप यहाँ पे आ गए, गाड़ी रुकाई और आपने क्लच पे पाँव डाला और एक्सीलेटर से पाँव निकाला, सडनली आपको झपकी लगी, नींद आई, क्लच छूट गया, एक्सीलेटर दब गया, एक्सीडेंट कर दिया। ऐसे 1-2 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जी। हमारे फैमिली में हमारे पास ऐसे लोग आए हैं, तो हमने इस पर बहुत ध्यान दिया। तो वी गिव देम एडवाइजरी, अगर आपको स्लीप एपनिया, रात को खराटे देते हो, रात को नींद से उठना पड़ता है, दिन में बैठे बैठे नींद आती है, मेहरबानी करके ड्राइव मत करिए। पीपल शुड बी केयरफुल। हम लोग ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बट और डे टू डे की चीजें की ऐसी है कि ये लोगों को मालूम ही नहीं है। जो आज आपके माध्यम से कितनों को मालूम पड़ेगा कि ये जो खराटे आना है, दिस इज नॉट बांसुरी बज रही है, ये ऐसे नहीं कि बस कि हम एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी एक सामने पॉइंट बताऊं कि यूएस में मैक्सिमम डाइवोर्सेस होते हैं स्नोरिंग की वजह से। जी। सो सर, स्नोरिंग और ये रात को पेशाब के लिए उठना, तो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि आगे कुछ मेजर होने वाला है। स्लीप एपनिया सबसे बड़े में बड़ी बीमारी जी। स्लीप एपनिया से कितने जन मर जाते हैं जी। पर सर, मोटापे की वजह से ये भी देखा गया है कि लोगों को सुबह उठने के बाद जोड़ों का दर्द होता है, हड्डियों में पेन होता है, बॉडी एक होता है। क्यों ऐसे? और इसको क्या रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, मोटापा जहाँ आता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में मोटापा आ गया तो चर्बी ज़्यादा है और सब चीज़ें एक्सेस में है जी। ये बात गलत है और ये लोगों को समझनी चाहिए। जैसे आपने कहा, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा नहीं है, विटामिन ज़्यादा नहीं है, विटामिन B12 ज़्यादा नहीं है, कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, विटामिन D3 ज़्यादा नहीं है जी। तो जब मोटापा आता है शरीर में, फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ में मेडिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और ये मेडिकल प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शरीर में आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को उनको एब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो जाती है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम कम हो जाता है तो ज़रूर आपके शरीर में बॉडी एक्स और पेन्स होगा। इसको आप और एक तरीके से कोरिलेट कर देंगे जी। कि जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है, क्या वो धूप में जा सकते हैं, क्या वो ज़्यादा चल सकते हैं, क्या वो बाहर फिर सकते हैं, वो जो भी करना चाहेंगे रूम के अंदर, घर के अंदर करेंगे। चलने वलने में भी ऐसा होगा कि यहाँ से घर से उतरे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, ऑफिस में बैठे और ऑफिस से निकले, वापस घर में आए। उनको बाहर चलना भी नहीं जमता। सनलाइट मिलेगी कैसे, विटामिन D3 आएगा कैसे, कैल्शियम बढ़ेगा कैसे शरीर का। तो ऐसे लोगों को सवेरे उठते उठते ये चीज़ें होती हैं, बट जैसे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, तो वो पेन्स कम होने को चालू हो जाते हैं। करेक्ट। सर, मुझे ये पूछना था, आई एम गोइंग बैक टू द स्नोरिंग टॉपिक, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से स्नोरिंग कम हो सकता है? ये जो रात को पेशाब की प्रॉब्लम है या मोटापे की वजह से जोड़ों में या ये दर्द जो होता है, ये सब अगर सर्जरी करवा लो तो कम हो जाएगा? पहले हम स्लीप एपनिया पे आते हैं, यानी स्नोरिंग पे आते हैं। तो स्नोरिंग के 2 कारण होते हैं। 85% ऑफ द टाइम्स इट इज़ मोटापा, 15% टाइम है कि और कोई रुकावट हो रास्ते में, जैसे नेजल बोन कभी बढ़ जाता है, DNS हो जाता है। तो वो 85% लोग जिनको चाहिए ये स्नोरिंग 20-20 साल से भी हो, उसमें से 95 to 99% का ऑपरेशन के 3 से 4 महीने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर स्नोरिंग गुम हो जाता है। और रात को 6 से 7 घंटा सो सकते हैं अच्छी तरह से, बिना नींद से उठे, बिना रात को पेशाब के लिए उठने के। सो मोटापा एक बीमारी है
हर बीमारी को साइंटिफिकली ट्रीट करना चाहिए। और अगर आपके अंदर मोटापा वो लेवल का है जहाँ पे साइंटिफिक ट्रीटमेंट मोटापे की सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी आती है, तो वो ना सिर्फ मोटापा कम करता है बट उसके साथ आई हुई बीमारियां भी 95 to 99% कम कर लेता है। So gift that you're giving to yourself, healthy lifestyle वाला Absolutely, and gift it is आप an अपने investment आप you को are दे doing रहे for हो। yourself। अभी दूसरा आपने बताया घुटने का तकलीफ, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, इनको भी मालूम है कि 90 to 95% पेशेंट्स अगर अपना वजन कम कर दें तो जो परमानेंट डैमेज हो सकता है नीज को या स्पाइन को वो नहीं होगा और आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। हो सकता है ज़रूरत पड़े सर्जरी की, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो नेचुरल प्रोसेस में, लेकिन मोटापे की वजह से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम्पल सोचिए ना, आज हम हमारा मोबाइल लेके घूमते हैं, मैं आपको बोलूं कि एक मोबाइल लेके घूमिए आप, तो मोबाइल के बिना हम नहीं घूम सकते हैं। लेकिन कल मैं मेरा एक बड़ा iMac आपके हाथ में दे दूं कि रविया ये आप मोबाइल, ये iMac लीजिए और आप पूरा बॉम्बे घूमिए, आप क्या करोगे? मेरे ऑफिस से बाहर निकलोगे, नीचे रख दोगे। Absolutely. हाथ हमारे, पाँव हमारे नहीं है, हाथ पे 12 किलो का लोड आया, आपने नीचे रख लिया। क्या पाँव को ये कैपेसिटी है कि शरीर को आधा दिन बाजू में निकाल के रख दें? नहीं कर सकते हैं ना। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो हमें और कुछ नहीं, घुटनों के ऊपर से वजन को कम करना पड़ेगा, जैसे स्पाइन और घुटने से तकलीफ कम हो जाए। जब भी हमारे शरीर में मोटापा होता है, सपोज ये मेरा हाथ, ये हमारी शरीर है और यहाँ पे मोटापा है, तो मोटापा जहाँ पे आ गया, शरीर अपने आप को बैलेंस करके रखता है, मोटापा आ गया तो ये मोटापे की वजह से तो अपन शरीर गिर सकता है, बैलेंस छूट सकता है। लेकिन स्पाइन क्या करता है, ये मोटापे को पूरा अपने ऊपर उसका असर ले लेता है, जैसे शरीर गिरे नहीं, आदमी गिरे नहीं, बैलेंस मेंटेन रहे, तो पूरा का पूरा असर स्पाइन पे आ जाता है। लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया, 100 प्रॉब्लम आ गए। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी से आपका वजन कम होता है, आपकी स्पाइन सीधी होने को चालू हो जाती है, आपके 95% प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। करेक्ट जी सर। लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर पहले जब बताया कि काफ़ी सारी बीमारियां होती है विच इंक्लूड्स डायबिटीज़, ब्रेथलेसनेस, बीपी, काफ़ी सारी बीमारियां। हम ये देखते हैं कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, करेक्ट, और थायराइड, काफ़ी सारी। बट आप मुझे एक बात बताइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम जाती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, कि अगर माँ बाप को है या दादा दादी को है, इट गेट्स पास्ड ऑन। तो ये डायबिटीज़ में भी होता है सर, ये सब बीमारियां सब पास ऑन होती है? क्या जनरेशन टू जनरेशन आता है? जी, क्या मोटापा और ये सब बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, लाइक अदर बीमारीज ऑल्सो? देखिए, मोटापा अगर एक फैमिली है, आपने आई डोंट नो मेरा पढ़ा होगा कि नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें एक फैमिली में हमने 20 जनों को ऑपरेट किया, एक फैमिली में 15 जनों को ऑपरेट किया। अच्छा। तो उसका एक पार्ट ये हो सकता है कि जेनेटिक्स के वजह से जीन्स है, जिसमें वो जीन्स ट्रांसफ़र होती है एक फैमिली टू लो नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा है कि उनकी लाइफस्टाइल भी वैसे हो सकती है जी, फैमिली में सबका खाने पीने का तरीका सेम है। तो यस, जीन्स हैं, सो इट इज़ इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर में ऐसा है कि आप में मोटापा आएगा बिकॉज ऑफ द जीन्स। बट एनवायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल डिजीज जो आपकी है, दे पुल द ट्रिगर। जी, मतलब आपके अंदर है कि आप होने वाले हो सकते हो, लेकिन आपकी आदतें, आपके खाने पीने के तरीके उसको ट्रिगर करते हैं जैसे आपके शरीर में मोटापा आए। क्योंकि आप देखो, अगर 2 पेरेंट्स में मोटापा है और एक बच्चे में है, एक में नहीं है, तो होना है तो दोनों में भी होना चाहिए। लेकिन आप अपनी कंट्रोल कैसे करते हो, आप अपनी लाइफ मॉडरेशन में कैसे जीते हो, आप अपने आप में रिस्पॉन्सिबल लिविंग कैसे करते हो, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके अंदर मोटापा आएगा कि नहीं आएगा। सेम गोज विद डायबिटीज़। जब भी डायबिटीज़ फैमिली में रहती है तो 50 से 60% का चांस है कि ऑफस्प्रिंग को आएगा डायबिटीज़। सपोज एक नॉर्मल आदमी को 45 के एज में डायबिटीज़ आने वाला है, तो जिसके घर में डायबिटीज़ है फादर मदर को, तो उनमें 30 और 35 में आने को चालू हो जाएगा और आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर इनमें मोटापा साथ है तो और बढ़ जाता है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 68% ऑफ डायबिटिक्स आर ओबीस। 70% हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में मोटापा होता है, 72% हार्ट डिजीज पेशेंट्स में मोटापा होता है, 85% स्लीप एपनिया पेशेंट्स में मोटापा होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी बीमारियां जब ये आती है और ये इतनी कॉमनली आती है, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल आए, तो इसलिए हम कहते हैं मोटापा इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। और उसको बीमारी समझ के ट्रीट करिए और बीमारी का इलाज करिए, क्योंकि
ये बीमारी जानलेवा बीमारी होती है। जी, बट सर आप जो कह रहे हैं ये सही बात है कि मोटापे को अब एक डिजीज की तरह ही देखा जा रहा है, बट देन इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आल्सो। यस, आपको देखना पड़ेगा कि द व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर माउथ, राइट? Yeah, ये यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ना आप वॉक कर रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप अपनी बॉडी के लिए कोई ऐसा बॉडी मूवमेंट आप कर ही नहीं रहे हो। सो इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आल्सो कि आप जंग पे जंग डाले जा रहे हैं लेकिन यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी। सो वी हैव, हम कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि शायद मोटापा इससे भी ट्रीट हो सकता है। डेफिनेटली, देखिए मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है जी। हर मेडिकल प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। साइंटिफिक सॉल्यूशन मोटापे का होता है ऑन द सीवियरिटी ऑफ एनी मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आप देखो 99 डिग्री फीवर की और 104 डिग्री फीवर की ट्रीटमेंट अलग होती है। लेकिन 104 डिग्री पे आप 99 की ट्रीटमेंट और टेम्पररी तो फीवर कम होगा लेकिन वापस बढ़ जाएगा। 170 शुगर और 320 शुगर की ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन 320 शुगर के ऊपर आप 170 की ट्रीटमेंट दोगे तो टेम्पररी तो शुगर कम होगा, वापस बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे हर बीमारी को हम स्टेज वाइज ट्रीट करते हैं वैसे मोटापे को भी स्टेज वाइज ट्रीट करना चाहिए। और वो स्टेजिंग हम मोटापे की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ BMI। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। उसके हिसाब से जिसका BMI 25 से कम होता है उसे नॉर्मल वेट कहते हैं, जिसका 25 से 30 होता है उसे ओवरवेट कहते हैं, 30 से 35 होता है ग्रेड 1 ओबीस, 35 से 40 ग्रेड 2 ओबीस और 40 के ऊपर ग्रेड 3 ओबीस। अभी मोटापे का हर स्टेज एक अलग मेडिकल प्रॉब्लम है और हर स्टेज की अलग ट्रीटमेंट होती है। अभी ये जो पार्ट मैं आपको बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए जो मोटापे से लड़ रहे हो, और जिसमें आपका आंसर भी आ जाएगा कि अगर हम राइट टाइम पे केयर करें तो कैसे हम ये मोटापे से बच सकते हैं। तो जब किसी का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होता है तो उसे नॉर्मल वेट कहते हैं। तो ये नॉर्मल वेट पेशेंट्स को हम डाइट देते हैं, डाइट देते हैं वेट मेंटेन रखने के लिए या 3 से 5 किलो कम करने के लिए। ध्यान में रखिए डाइट की कैपेसिटी होती है 3 से 5 किलो कम करना, पर उस पेशेंट में जो 3 से 5 किलो ओवरवेट है, स्टेज भी देखनी है ना। तो अगर आप 3 से 5 किलो ओवरवेट हो और मैंने आपको डाइट दिया, आप 3 से 5 किलो कम करोगे और मेंटेन भी रखोगे। सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ वेट कम करने में नहीं है, वेट कम करके मेंटेन रखने में है जी। पर अगर आप 10 किलो ओवरवेट हो तो डाइट आपके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, मनीष मोटवानी के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स नहीं है। एक बार जोश में आके आपने 10 किलो कम भी कर दिया तो आपने 10 कम किया 12 बढ़ाओगे, बिकॉज 10 के लिए ये ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट आदमी क्या करे, ओवरवेट कैटेगरी 25 to 29.9 या 30 BMI, वो करेंगे डाइट प्लस एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रा यानी जिम, योगा, एक्सरसाइज, यू लाइपो, लाइपोसक्शन, टमी टक, इंजेक्शन, मेडिसिन, हर्बालाइफ, बलून, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइट, बहुत सारी चीजें हैं। इतनी चीजें इसके लिए है कि ये स्टेज पे आप इतना सब कर सकते हैं, अपने आप को ओवरवेट कैटेगरी में मेंटेन रखो या कम करने में। तो अगर आप 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट हो और आपने डाइट प्लस एक्स्ट्रास किया तो आप 7 से 10 या 12 किलो कम करोगे और मेंटेन भी रखोगे। पर अगर आप सिर्फ 15 किलो भी ओवरवेट हो तो डाइट एंड एक्स्ट्रास आपके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार जोश में आके 15 किलो कम भी कर दिया तो 15 कम किया 18 बढ़ाओगे, बिकॉज 15 के लिए वो ट्रीटमेंट ही नहीं है। जैसे मैंने बताया 99 डिग्री फीवर, 104 डिग्री फीवर, 170 शुगर, 320 शुगर, टेम्पररी रिस्पॉन्स आएगा लेकिन वापस बढ़ जाएगा। एक बार आप स्टेज 1 ओबेसिटी में आ जाओ तो आपको एक प्रकार की बेरिएट्रिक सर्जरी लगती है, स्टेज 2 में आ जाओ दूसरे प्रकार की बेरिएट्रिक सर्जरी लगती है, स्टेज 3 में आ जाओ तीसरे प्रकार की बेरिएट्रिक सर्जरी लगती है। तो हमें जानना जरूरी है कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, हर मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है, साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है बेस्ड ऑन सीवियरिटी, सीवियरिटी इज गेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ BMI। एज पर BMI एनी पेशेंट लेस देन 30 BMI आपकी ट्रीटमेंट है नो सर्जरी। मोर देन 30 BMI बॉर्डरलाइन केस वी एडवाइज सर्जरी, बट एनीवन मोर देन 32 BMI आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है ही एक, वो है बेरिएट्रिक सर्जरी। और अगर आप जितने भी शॉर्टकट लो, आप सोचो मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब तक आप बेरिएट्रिक सर्जरी नहीं ऑपरेट कराओगे आपका वजन कम नहीं होने वाला है। क्योंकि हम याद करें कि हम PT उषा या विराट कोहली नहीं है कि
उस पे मेरा लाइफ और मेरा बिजनेस और मेरा खाना पीना चलता है। हम हमारा लाइफ और बिजनेस और काम अलग से कर रहे हैं। फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर शेड्यूल। करेक्ट। तो उसके लिए हम पूरा दिन छोड़ के वो नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ उसके पीछे डाल दें। इसके लिए आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली ही है, जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बना सके और आपके शरीर से ना सिर्फ मोटापा जाए, मोटापे से आई हुई बीमारियां भी निकल जाए। जी सर, एक बात बताइए, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पूछना था कि क्या मोटापा आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो लोअर स्टेटस वाले लोग भी आते हैं डायबिटीज को लेके, उनमें भी प्रॉब्लम है? रबिया, आप सो यू आर वेरी वेल मेंटेन, बट अगर आपके लेवल के लोग आएंगे मोटापे के साथ तो वो आएंगे पिज़्ज़ा बर्गर खा के। जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के वो आएंगे वड़ा पाव खा के। इनफैक्ट आपके बहुत सारे रिफाइंड ऑयल होंगे, उनके तो लेवल ऑफ ऑयल दैट इज यूज्ड वो भी अलग होता है। तो एक बात देखिए कि ये दोनों प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन एक चीज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि आस्था बेरिएट्रिक्स में एक पेशेंट इतने सालों में, जहाँ पे हमने हजारों पेशेंट किए, बिकॉज ऑफ मॉनिटरी रीजन ऐसा एक पेशेंट नहीं हुआ है, चाहे वो दर्जी हो, वेजिटेबल वेंडर हो। आप हमारा इंस्टाग्राम देखिए, वेजिटेबल वेंडर्स जो 2,500-3 हज़ार रुपया या 5,000 रुपया महीने का कमाते हैं, वो भी ऑपरेट करवा के हॉस्पिटल से गए। अच्छा। सो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अभी कि ओबिसिटी इज़ अ डिजीज़, और मैं थोड़ा सा आपसे कह रही थी कि इट्स ऑल्सो अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, करेक्ट? बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोग ये भूल गए हैं कि हमें डाइट या एक्सरसाइज से भी ये कंट्रोल किया जा सकता है। सम टाइम आपने उसको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बट मार्केट में ना एक इंजेक्शन निकला है, correct, which I heard or read some time back. Many celebrities are taking that injection. It's called a miracle injection. Ozempic के नाम से है, correct? So वो इंजेक्शन को लेने के बाद कहते हैं कि आप दुबले पतले हो जाते हो, आपका मोटापा घट जाता है बहुत immediately. But what people do not know is कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. Absolutely. Because आपका you know it's ऐसा कोई इंजेक्शन जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है और आपका मोटापा कम हो रहा है, सो इट्स अ बिग थिंग। तो इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। दो चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है ऑन द बेस ऑफ स्टेजिंग ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम। स्टेजिंग होता है ऑन द बेस ऑफ BMI। BMI में अगर आपने वो सेकंड कैटेगरी सुनी जो मैंने कहा था कि ओवरवेट कैटेगरी 25 to 29.9, जहाँ पे 7 से 10 किलो कम करना है। तो अगर आप 7 से 10 किलो ओवरवेट है और आपको 7 से 10 किलो कम करना है, तो मैंने कहा ट्रीटमेंट होती है डाइट प्लस एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास में मैंने कहा था जिम, योगा, एक्सरसाइज, यू लाइपो, लाइपोसक्शन, मेडिसिन, इंजेक्शंस, मेडिसिन, हर्बल लाइफ, बलून, वेरियस थिंग्स। तो मेडिसिन वो कैटेगरी के लिए। अगर आप 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट हो और आपने डाइट प्लस ये इंजेक्शंस किया, तो आप 7 से 10 या 12 किलो कम करोगे और मेंटेन भी रखोगे। पर ये इंजेक्शंस आर वेरी कॉस्टली। वन, डेफिनेटली जैसे हर दवाइयाँ, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। लेकिन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये हर चीज़ को अपनी एक लिमिट मालूम होनी चाहिए। जैसे ये ड्रग्स वाले, नाम नहीं लूँगा, ये कहते हैं कि आपको 50 किलो भी ओवरवेट हो आप लेते रहिए। अभी एक पेशेंट जिसको आइडियली ये सिर्फ 6 या 7 इंजेक्शन लेनी चाहिए, 50 किलो कम करना है तो साल भर इंजेक्शन लेगा। एक इंजेक्शन की कीमत होती है 15 से 18 हज़ार। हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार, 18 into 4 72,000, 12 टाइम्स। मतलब आप 7 लाख की इंजेक्शन साल में लोगे। 12 से 15 से 20 किलो कम करने के लिए, 25 किलो जहाँ वो इंजेक्शन अपना कुछ साइड इफेक्ट भी करे, और 1 साल के बाद में बंद करोगे, वजन वापस आ जाएगा। बिकॉज वो स्टेज ऑफ मोटापे के लिए वो ट्रीटमेंट ही नहीं थी। तो जब भी आप वो स्टेज के लिए आइडियल ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपको आइडियल रिजल्ट तो आने वाला नहीं है, पर टेम्पररी रिजल्ट आएगा। सो हमको सही स्टेज पे सही ट्रीटमेंट जब तक ना करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। जब इंजेक्शन लेते हैं तो वजन कम हो जाता है, उसके बाद फिर वापस बढ़ जाता है। 100% गारंटेड वजन वापस बढ़ता है। ओके। अनलेस आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज लेते हैं सर, क्योंकि सेलिब्रिटीज के लिए इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सेलिब्रिटीज तो इतना मोटापे से परेशान है, बट इतना डाइट करते हैं, वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, और साथ में ये भी लेते हैं। But they are losing a lot of bone mass and muscle mass, health. So that is a very, what do you say, unhealthy type of a weight loss. Yes.
सो आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोटापे की वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों में थकान होती है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए सर? हमेशा थकान रहती है, अब ज़रा सा आप बराबर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अगर किसी चेयर पे बैठ गए उठने को मन नहीं करता है, उठने को मन नहीं करता, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू पुश गेट अप और योरसेल्फ पुश एंड देन योरसेल्फ। गेट अप। दो रीजन है इसके। जी एक रीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्लीप एपनिया, की रात को नींद ही बराबर नहीं तो दिन में लेजीनेस और वीकनेस रहेगा। जी लेकिन इसका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, रविया, एक सोचिए कि एक हमारे सामने एक पेशेंट है जिसका वज़न है 130 किलो और उसका वज़न होना चाहिए 80 किलो। तो देखा जाए तो वो एबीसी आदमी का की हार्ट लिटरली 2 जनों को खून पहुंचा रही है। राइट। वो आदमी के लंग्स सिर्फ 2 जनों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वो भी किस चीज़ के लिए? एट रेस्ट, खाना खाते टाइम, घर में टॉयलेट जाते टाइम, थोड़ा बैठ के बातें करते टाइम, टीवी देखते टाइम, मतलब ऐसे रेगुलर डे टू डे काम जिसमें हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे काम में उनके हार्ट और लंग्स 2 गुना काम कर रहे हैं सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। तो जब चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए कि हमें एक माला चढ़ना है, थोड़ा फास्ट चलना है या थोड़ा लिमिट के आगे जाके जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर करना है, हार्ट और लंग्स हाथ उठा डालेंगे, कहेंगे बाबा इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी थी एंड यू आर ऑलरेडी ओवर यूटिलाइजिंग आवर कैपेसिटी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये क्या जीना हुआ जी। कि आपको यहाँ से उठ के टॉयलेट जाना है, आपको सोचना पड़े मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बाजू वाली बिल्डिंग में जाना है, आपको कुछ खरीदने के लिए सोचना पड़े जाऊँ नहीं जाऊँ। दिस इज नॉट लाइफ। सो आदमी जिए, कितना जिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जितना जिए अच्छी तरह से जिए। करेक्ट सर। एक बात बताइए, एक और चीज़, औरतों को, वुमेन, व्हेन वी टॉक अबाउट देम, उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, डू दे हैव अ हार्डर टाइम मोटापा या ओबिसिटी कम करने के लिए, और इसकी वजह से एंड स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज होने के बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको? हाँ जी, क्या है, पहले तो देखिए कि अभी मैं हूँ, मैं बेरियाट्रिक सर्जन हूँ, मैं और बहुत सारे काम करता हूँ। बताइए मेरे ऊपर घर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? अपार्ट फ्रॉम अर्निंग, घर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत कम। आई फील सबसे बड़ा काम जो होता है ना दुनिया में, वो होता है घर चलाना। और अभी मेरी वाइफ यहाँ पे, वो हॉस्पिटल भी हमारी चलाती है, वो अपना कॉस्मेटोलॉजी सेंटर भी चलाती है, अब हमारे घर का रिनोवेशन, नया घर बन रहा है, वो घर का काम भी वही देखती है और मेरा घर भी चलाती है। तो उनको खुद के लिए वो टाइम मिला कब? खुद के लिए वो टाइम मिला कब? अभी आप अपना देखें कि हर एक जन अपना लिमिटेड, ये मेरी एक्सपर्टीज, मैं ये करूँगा ये करूँगा, आपको तो उसके साथ घर भी चलाना है। तो जो टाइम बचता है वो घर चलाने में चले जाता है। आपके लिए खुद के पास टाइम बचा कहाँ पे कि आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालें? ऑफ कोर्स न्यूअर जनरेशन में अब लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आप, और वो खुद को मेंटेन भी रख सक रहे हैं, लेकिन आप जो जनरेशन की बात कर रहे हैं जी। मोटापा बढ़ गया है, खास करके प्रेगनेंसी के बाद बढ़ गया, और फिर बढ़ता गया एक लेवल पे, हमने कुछ किया नहीं, मेनोपॉज आ गया और हार्मोनल चेंजेस हो गए और बढ़ता गया, और टाइम की तो उतनी ही कमी रह गई। करेक्ट। सो टिल द टाइम आप अपने पीछे खुद को प्रायोरिटी देके खुद के लिए नहीं करोगे तो वजन कैसे कम होगा? जी। इसीलिए सब, पर जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, क्या इससे ये सब ठीक हो सकता है मेनोपॉज जैसे? 98 to 99% patients, and I am telling this on a channel to a public in a very responsible position, कि 98 to 99% पेशेंट्स में जहाँ परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, ब्रेथलेसनेस हो रही है लेकिन हार्ट के सब नस ब्लॉक नहीं है जी। नी में पेन हो रहा है लेकिन घुटना पूरा घस नहीं गया है, 98 to 99% पेशेंट्स में मोटापा जाता है, मोटापा के साथ सारे प्रॉब्लम्स भी निकल जाते हैं जी। सो अभी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अभी वेडिंग हुआ था, एक बड़ा अंबानी का वेडिंग हुआ था, एंड उन्होंने हर आर्टिकल में था दैट थायराइड की वजह से प्रॉब्लम है वगैरह, करेक्ट? सो What I wanted to ask is, बेरियाट्रिक सर्जरी से क्या ये थायराइड, डायबिटीज़, ये वाला भी
सेक्शन ठीक हो सकता है ये बीमारी? दोनों चीज़ों को अलग अलग आंसर करूंगा, बिकॉज थायराइड इज डिफरेंट, डायबिटीज इज डिफरेंट। बिकॉज अब हर जिसको भी पूछो बोलता है मुझे तो थायराइड है, हर किसी को मिलोगे, दूसरे इंसान को जो मोटा है आप पूछोगे यार आप मोटापा हो गया है तुमको, तो वो बोलेगा यार मेरे को थायराइड है या मेरी दवाइयाँ चल रही है। है ना, दिस इज द कॉमन आंसर। तो देखिए थायराइड होना मतलब क्या है, थायराइड तो हर एक में होता है। थायराइड का मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड के हार्मोन्स जो शरीर में है, वो शरीर में वो हार्मोन्स कम होते हैं तो मोटापा आता है और लेजीनेस आती है जी। तो जब हमें ये पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है तो हम कभी भी क्लेम नहीं करते हैं कि मोटापे से थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन हम सारा ब्लेम थायराइड पर डालते हैं, वो भी सही नहीं है। थायराइड के आपके हार्मोन्स कम है तो आपके अंदर मोटापा आया है, लेकिन एक बार आपने थायराइड के हार्मोन्स लेके वो लेवल को ब्लड में नॉर्मल कर लिया, फिर तो हम अपना सारे का सारा अपने आप को उसके सामने छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, और वो बहाना बन जाता है। फिर आप जाके आपकी लाइफस्टाइल भी खराब हो, आप बोलेगे नहीं थायराइड की वजह से, आप खाने पीने में कुछ भी करो बोलो थायराइड की वजह से। वेयरएज थायराइड कैन बी अ ट्रिगर, थायराइड कैन बी अ ट्रिगर जिसकी वजह से आपकी मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन एक बार थायराइड हार्मोन ले लिया फिर क्यों बढ़ना चाहिए? करेक्ट। जो हार्मोन्स कम होने की वजह से बढ़ रहा है ना, तो एक हमें अपने आप को और रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो हम कभी क्लेम नहीं करते हैं कि थायराइड की मोटापे की सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी करके थायराइड निकल जाता है, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये बता सकता हूँ कि करीबन 35 to 40% पेशेंट्स में थायराइड भी नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया। अभी आ गए डायबिटीज़, जो आज के दिन में हम कहते हैं डायबिटीज़ मतलब सबसे खतरनाक बीमारी, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी हार्ट, आपकी आइज़, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपके लेग्स, आपके लाइफ के हर पहलू को डायबिटीज़ अफेक्ट करता है। तो वो कहते हैं ना, डायबिटीज़ की वजह से आदमी सिर्फ मरता नहीं है, गुड गुड के मरता है। तो इसके लिए डायबिटीज़ को तो हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। और आपको ये जान के थोड़ा हैरानी होगी कि दैट 70 to 72% ऑफ डायबिटिक्स में मोटापा होता है जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर शरीर से मोटापा निकल जाता है 95 to 99% पेशेंट्स का डायबिटीज़ निकल जाता है। हमारे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो 100 से 150 यूनिट इंसुलिन तक लेते थे और फिर भी शुगर 300 350 रहता था। आज एक गोली लेते हैं या वो भी नहीं लेते हैं। दिस हैज़ कम बिकॉज ऑफ द मैजिकल सर्जरी कॉल्ड एज सर्जरी फॉर डायबिटीज़। जी जी। से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम ये भी देखते हैं मोटापे की, अल्कोहल की वजह से। yes. है ना, तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि अल्कोहल की वजह से भी मोटापा होता है? हाँ जी, दो रीजंस, वापस आपको हर जगह मेरे दो रीजंस मिलेंगे। जी, जी। एक रीजन है अल्कोहल मीन्स एम्प्टी कैलोरीज। अल्कोहल मीन्स एम्प्टी कैलोरीज। तो आप उसमें कुछ वैल्यूड फूड खा नहीं रहे हो और सिर्फ कैलोरीज ले रहे हो, एक। लेकिन जब भी आप अल्कोहल ले रहे हो तो बहुत बार अल्कोहल के साथ आपकी कोलाज आ जाती है, वो और कैलोरीज बढ़ाती हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप अल्कोहल लेते हो उसके साथ में आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या खाते हो। ऑयली आ जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आता है जो नहीं खाना चाहिए, चकना जो आपने कहा। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाते हैं तो इट इंक्रीज द कैलोरीज टू दैट फोल्ड जो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए गोल्डन रूल आपके हम व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हिसाब किताब में बहुत अच्छे रहिए, हिसाब किताब में बहुत अच्छे रहिए। आज का हिसाब आज ख़त्म करिए, जैसे आज का हिसाब कल पे मत रखिए। हम हमेशा सोचते हैं कि आज रात को तो पार्टी कर ली, कल मैं इसको कवर अप कर लूँगा, कल मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगा। आपको मालूम है आज पार्टी है, आज सवेरे आधा घंटा पौना घंटा ज़्यादा चलिए, ज़्यादा वॉक करिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। सवेरे आप हाई अमाउंट ऑफ फाइबर ले लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, कुछ तला हुआ मत खाइए। और रात के टाइम पे भी रिस्पॉन्सिबल ईटिंग करिए साथ में, कि अगर आपको मालूम है कि आप एक पैग लेने वाले या दो लेने वाले, जो लेना है रिस्पॉन्सिबली लीजिए, इरिस्पॉन्सिबली मत लीजिए। इट इज़ ओके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इज मॉडरेशन इज ओके। बट उसके साथ में जब भी आप खा रहे हो, सैलेड्स खाओ, फ्राइड मत खाओ, वो एयर फ्रायर के चीज़ें खाओ। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपने एंजॉय भी कर लिया, आपने अपना फेलोशिप भी कर लिया, एंटरटेनमेंट भी कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपने शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचाई।
व्हाट अबाउट स्ट्रेस? आजकल मेंटल स्ट्रेस तो सभी को हो रहा है, हम देखते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या मोटापा बढ़ता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं कि स्ट्रेस है क्या, और स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं आप? तो स्ट्रेस में वो लिखते हैं हम बिंज ईटिंग करते हैं या स्वीट्स खाते हैं। करेक्ट। बिंज ईटिंग की ना मतलब आपको अगर इतनी कैलोरीज चाहिए आप इतनी कैलोरीज खा रहे हो, और स्वीट इज द ब्रेन टॉनिक। जब भी स्ट्रेस होता है ना, आदमी भले थोड़ा खाए वो स्वीट ज़्यादा खा लेता है। तो यस, दैट कॉजेज ओबेसिटी आल्सो। दैट आल्सो कॉजेज ओबेसिटी। जी। सो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आई वांटेड टू शेयर हियर। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ लाइक मोर देन 100 kgs, बट बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ वो घर से बाहर नहीं निकलता है बिकॉज ही इज़ अशेम्ड कि लिफ्ट में चला जाए, लोग बॉडी शेमिंग करना शुरू कर देते हैं, या जिस तरह लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं उसको, दैट अरे ये तो मोटा है। The eating and everything is same. He became suicidal at one point of time that he wanted to give up life. कि नहीं, मेरे को रहना ही नहीं, रोज सुनने मिलता है वगैरह। He tried everything. He tried gymming, he tried everything. But वो मोटापा कम ही नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है सर कि क्या मतलब do they function incorrectly, metabolically, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक आपकी बात बहुत सही है कि मेटाबॉलिज्म उनका कम हो जाता है, लेकिन अगेन आई गो बैक टू दैट सेम आंसर। मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है जी। मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। साइंटिफिक सॉल्यूशन इज एज पर सीवियरिटी, सीवियरिटी इज एज पर बीएमआई। अगर उसका बीएमआई 30 के ऊपर है तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर वो कितनी भी मेहनत करे उसका वजन कम नहीं होने वाला है। और ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप सही स्टेज पे सही ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपको फर्क कैसे पड़ेगा? आज किसी को हर्निया की तकलीफ है और वो अपेंडिक्स का इलाज करेगा, ठीक होगा। किसी को खांसी की तकलीफ है और कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेगा, फर्क पड़ेगा। तो एवरी स्टेज ऑफ मोटापा इज अ डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम। हर स्टेज की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जब तक यू डोंट डू द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट स्टेज एट द राइट टाइम फॉर द राइट पेशेंट, आपको राइट रिजल्ट्स आने नहीं है। तो वो फ्रेंड आपके जो हैं उनको ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है क्योंकि वो सही लाइन पे ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में जो आपने एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कही, वो आज के हमारे डिस्कशन की डायबिटीज से भी ऊपर इंपॉर्टेंट बात है मेंटल हेल्थ। जी। अभी इसको लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? नहीं, मेंटल हेल्थ पे तो आज आप चलो, एक लड़का है आपका फ्रेंड, उसको तो साइड में रख दीजिए कि लड़कों को फिर भी इससे ज़्यादा फर्क ना। एक लड़की जो सिर्फ 15 किलो भी ज़्यादा वजन है जी। उसे कितने जन कमेंट करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी चीज़ पूरी दुनिया में फ्री है? एडवाइस। हर एक आदमी आते जाते कहेगा अरे ये पानी पी ले कम हो जाएगा, ये कर ले कम हो जाएगा, वो कर ले कम हो जाएगा। जो हर एक जन एक डॉक्टर बनता है, तो आज मोटापे के डॉक्टर जितने हैं ना दुनिया में, उतने कोई भी नहीं है फील्ड के डॉक्टर्स, और उसमें से 99.9% को मोटापे के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम है। अभी मुझे एक बात बताइए, आप सपोज एक यूट्यूबर है, यू आर अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, तो आज इन्फ्लुएंसर पे कुछ काम करना है या कुछ, तो मैं आपका ओपिनियन लूंगा जी कि एक डॉक्टर का ओपिनियन लूंगा। करेक्ट। सिमिलरली एक बिल्डर है तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, मैं उसका ओपिनियन लूंगा कि कॉबलर का ओपिनियन लूंगा, मोची का ओपिनियन लूंगा। तो जब तक लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करें, आज हमारे सबसे बड़े में बड़ी हमारी जो ट्रेजर है वो हमारी शरीर है, बॉडी है। और आप अपने शरीर पे उन लोगों की एडवाइस और उन लोगों का ओपिनियन लेते हैं जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो आप अपने शरीर की कितनी इज्जत करते हैं? एक बिल्डर क्या डॉक्टर से बिल्डिंग कैसे बनाना पूछेगा? एक यूट्यूबर क्या बिल्डर से पूछेगा कि मैं कैसे अपना चलाऊं चैनल? तो आज हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम हमारे बॉडी को कितना वैल्यू करते हैं और हम उसके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो ये जो लोग आके सलाह देते हैं, वो सलाहों से बचने के लिए मेंटल स्ट्रेस, हम बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर दूसरा आदमी सलाह देने वाला है, और बाहर निकलेंगे नहीं, आपको जानकारी आएगी नहीं, आप सही डिसीजन लेंगे कैसे? और इससे कॉन्फिडेंस कम होना, प्रोडक्टिविटी कम होना, सुसाइडल टेंडेंसीज आना, डिप्रेशन आ जाना बहुत कॉमन है। एवरी थर्ड पेशेंट और एवरी सेकंड पेशेंट हैज दिस प्रॉब्लम। बट सर, हैव यू सीन दिस? क्या आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा है जो आपके पास आया कि सब कुछ ट्राई कर लिया
पर वजन ही कम नहीं हो रहा है, या हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फैट? 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि एक होता है डर, फियर, और एक होता है कि क्या मैं इसके लिए राइट कैंडिडेट हूँ कि नहीं जी। तो अगर आप 30 के ऊपर BMI हो तो आप कुछ भी कोशिश करो, आपका वेट लॉस सर्जरी के सिवाय कम होने वाला नहीं है। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, उन्होंने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया है ये करके, बिकॉज मेडिकल प्रॉब्लम है। आप राइट स्टेज पे राइट ट्रीटमेंट करोगे तो ही राइट रिजल्ट आएगा, नहीं तो कैसे आएगा आपको? करेक्ट। सो वी गेट ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट, 95% पेशेंट्स आर लाइक दिस। बट अगर सर मैं प्रोसेस्ड फूड की अगर आपसे बात करूं, प्रोसेस्ड फूड जो हम सभी जानते हैं विच इज़ अ मैन मेड क्रिएचर, हम सोचते नहीं हैं लेकिन हम खाए जा रहे हैं द प्रोसेस्ड फूड। सो आपको क्या लगता है सर कि क्या हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम क्या इंडियंस भी वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अमेरिकन डाइट दीज डेज? एब्सोल्युटली। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ अमेरिकन डाइट क्यों करते हो, फिर अमेरिकन का जो डे टू डे रूटीन होता है वो भी करिए, घर का काम खुद करिए, वो नहीं होता, सारी मेहनतें खुद करिए, तो वो वहाँ पे एनर्जी स्पेंड भी कर रहे हैं। उनको वो बस में जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं। आप उनका जो आपको कंफर्ट लगे वो आप कर रहे हो। सो आज कन्वीनियंस फूड, कंफर्ट फूड्स, स्ट्रेस रिलीविंग फूड्स एंड सैचुरेटेड फैट्स के साथ जो फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारे इतने आ गए हैं जो आपके बॉडी में सिर्फ बैड फैट जमा करते हैं और आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज तो नॉट राइट। मुझे याद है, मैं अगर मेरे मदर के टाइम का बताऊं कि माय मदर यूज्ड टू गो आउट टू द मार्केट, वो 2 घंटा चलती थी मार्केट में जी। खुद की एक्सरसाइज हो गई, बेस्ट जगहों से भाजी की सब बेस्ट भाजियाँ लेती थी फ्रेश, और वो भाजियाँ लेके घर आती थी। हमारा भी हेल्थ का ख्याल हो गया क्योंकि वो हमारे लिए चुन चुन के लेके आए, उनका हेल्थ भी ख्याल हो गया, 2 घंटे का वॉक हो गया। आज तो जो चाहिए आप जेप्टो या बिंगो या ऐसे या उससे बॉन्जो जिससे मंगाना है मंगा लो, और ये अच्छे पैकिंग के साथ प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स भी आप ऐसे मंगाते हो, उसमें क्या क्या एडिटिव्स आ गए आपको क्या मालूम, क्वालिटी ऑफ फूड जो आ रहा है वो आपको क्या मालूम, व्हिच इज गोइंग टू हैव डेट्रीमेंटल इश्यूज इन योर बॉडी, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। करेक्ट। तो मेजर प्रॉब्लम जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते सर, वॉकिंग जो आपने ये बड़ी बात बोली, इसके ऊपर से मुझे याद आया कि वॉकिंग कितना ज़रूरी है सर। आप अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कि जैसे आपने बोला कि अमेरिकन लाइफस्टाइल को भी अगर आप अपनाइए, वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं हमारे डेली बेसिस लाइफ पर, कि जो भी चाहिए एट योर डोर इट इज़ अवेलेबल राइट नाउ, एक क्लिक से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वॉक के लिए जा ही नहीं रहे, बट इस चीज़ को ना बहुत इग्नोर किया जाता है। सो सर आप अगर बता सकते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, कि अगर 5 मिनट आप चलोगे तो ये बेनिफिट है, 10 मिनट चलोगे तो ये बेनिफिट है, 20 मिनट और 1 घंटा? देखिए, अगर आप पहले तो समझो 5 मिनट चलना चाह रहे हैं, 5 मिनट चलना चाह रहे हैं मतलब आप एटलीस्ट घर से निकल रहे हैं, बाहर तक जा रहे हैं, पहले तो ये आपके अंदर एक फ्रेशनेस ले आएगा कि हाँ मैं चल सकता हूँ, एंड इट विल हेल्प यू कि आप अपना वॉक पूरा करें। देखो, चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड एक चीज़ ऐसी है जो हम लोग बहुत कम करते हैं। Correct. जैसे लाइफस्टाइल हो गई है, फैसिलिटीज़ की वजह से, तो चलना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप पहले 5 मिनट चलोगे ना, तो वो शुरुआत करने को ही आदमी को तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आप वो पहले 5 मिनट चल लिए तो बॉडी के अंदर आप नहीं चाहोगे तो भी एक ताकत आ जाती है और फ्रेशनेस आ जाती है कि मैं और चल सकती हूँ। 5 मिनट चलने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। हो सकता है आप 5 कैलोरी कम करें या 4 कैलोरी कम करें, बट वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी जो हमें आगे जाके बहुत मेहनत करके बहुत फ़र्क पड़ सके। लेकिन जैसे ही आप ये एक अलग फेज़ में आ जाते हैं जहाँ पे हम 15 से 20 मिनट तक वॉक करते हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट एक पर्टिकुलर स्पीड पे वॉक करेंगे तो वो सिर्फ पहले जैसे टहलना नहीं हो गया, ये ऐसे हो गया कि आप कंसिस्टेंटली वॉक कर रहे हैं, एक स्पीड पे वॉक कर रहे हैं और इतने टाइम के लिए वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, तो आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। अभी ऐसे कहा जाता है कि अगर आप इतना फास्ट चलो कि आपकी पल्स, या इतना चलो या इतना फास्ट चलो कि आपकी पल्स रेट 100 के ऊपर चले जाए, फिर आप जब 100 के ऊपर 20 मिनट चलते हो ना, तो वो आपको एक्चुअल वेट लॉस करवाता है। ओके। तो जब भी आप 15 से 20 मिनट चलते हो तो यस, तभी भी आपकी कैलोरी लॉस होगी। पर एक चीज़ याद रखिएगा
कि जो करो उसे रूटीन बनाओ। आपने वंस इन अ वाइल कर दिया और आप सोचो उससे बेनिफिट मिलने वाला है, वो तो सही बात नहीं है। लेकिन आप अगर सपोज शुरू करते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ बहुत काम है, मैं सिर्फ 20 मिनट निकाल सकता हूँ, तो अगर आपने 20 मिनट भी रोज करने को चालू किया तो आपने एक हैबिट बना ली। आपने अपने बॉडीज को फ्लेक्स करने के चालू कर डाला, बॉडी को फ्री करने को चालू कर दिया, बॉडी को ऑयलिंग करने को चालू कर दिया, आपके मसल्स थोड़े एक्टिवेट हो गए, आपका फैट थोड़ा लॉस होने को चालू हो गया। 20 मिनट तक ये सब भी चालू हो जाता है। Correct. लेकिन जैसे आप इससे नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, यानी आप 30-40 मिनट्स का वॉक करते हो, वो टाइम पे आप वेट लॉस पे इम्पैक्ट कर सकते हो। Okay. वो टाइम है जब भी आपकी हार्ट ज़्यादा फंक्शन करने को चालू कर डालती है, वो टाइम है जब भी आपके हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो टाइम है जब भी आपका फैट लॉस होने को चालू हो जाता है, और वो आपका फैट लॉस वॉकिंग हो जाता है। Correct. लेकिन याद रखिए कि वॉकिंग ऐसे करो कि आप दुनिया की परवाह मत करो। जी। वॉकिंग ऐसे करो जिसमें आप बॉडी के हर पार्ट को यूज करो। वॉकिंग ऐसे करो कि जब भी आप चलते हो तो आपके नीज ऊपर तक आने चाहिए, आपके हाथ की मूवमेंट्स फुल होनी चाहिए। Correct. तो हाथ की मूवमेंट्स करिए, पाँव की मूवमेंट्स करिए, और ये मत सोचिए कि आजू बाजू वाले क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब भी वजन बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वही लोग हैं जो उस पर टिक्का टिप्पणी करेंगे कि ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया है। तो आप वॉक मिनिमम अगर आप कर सके, जो आपको इंटेंस करने के तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, फिर वो चाहे वॉक हो या स्विमिंग हो या जो भी एक्सरसाइज आप करने चाहे करो, तो ब्रिस्कली करो, कंसिस्टेंटली करो, और मिनिमम 45 मिनट्स अ डे आप वॉक रखो या एक्टिविटी रखो, तो आप अपना वजन भी मेंटेन रख सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रख सकते हो, और आपके जॉइंट्स घस नहीं जाएंगे, आपके जॉइंट्स रह रह के खराब नहीं हो जाएंगे, आपके मसल्स रह रह के वीक नहीं हो जाएंगे, आप अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हो जी। और अगर आप वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो कि मैं 60 मिनट वॉक करूंगा या वॉक करूंगी, तो आप अपने आप को फिटनेस के अंदर डाल देते हो। आपके हार्मोन्स उस हिसाब से आएंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे हो जाएगी, बॉडी में वार्मथ इतना आ जाएगा, बॉडी में ब्लड वेसल्स इतने एक्टिवेट हो जाएंगे कि आप अपने बॉडी को एनर्जी लॉस मैकेनिज्म के अंदर भी लेके जाओगे। जी, बिग थिंग। मतलब सिर्फ वॉक करने के इतने फायदे हैं तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने वेरी अंडर एस्टिमेटेड एंड अंडर रेटेड ट्रीटमेंट, बट आप अगर ये करें तो आप अपने लाइफ को एक अलग लेवल ऑफ फिटनेस पे लेके जा सकते हैं। जी, एब्सोल्युटली सर। सर, हमने मोटापे को लेकर वी स्पोक अबाउट मेन, वी स्पोक अबाउट टीनेजर्स, हमने औरतों को लेके भी बात की मोटापे। अब हम आते हैं बच्चों की तरफ, चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो हम देखते हैं कि आजकल बच्चे जिस स्पीड से मोटे हो रहे हैं क्योंकि जंक इतना खा रहे हैं, पेरेंट्स भी उनको शुगर इतना ज़्यादा दे देते हैं किसी भी फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, या कैंडी दे दिया, बच्चा रो रहा है उसको चुप कराने के लिए दे दिया ये सब खाना, जंक फूड एंड शुगर फूड एंड एवरीथिंग, बट वो भी फ़ोन या टीवी के सामने दे देते हैं। सो जिस रेट से चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो बीमारियां हम बच्चों में देखते हैं या होने वाली है, उसके बारे में ये बताइए सर कि कितने रिस्क पे हैं हमारे बच्चे। क्या इसमें इसका सॉल्यूशन भी बता दें? एब्सोल्युटली सर। तो पहले हमें ये देखना है रव्या कि ये हो क्यों रहा है। टुडे वी आर मूविंग आउट ऑफ अ जॉइंट फैमिली टू अ न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर। When we are going for a nuclear family structure, मतलब जहाँ पे पहले एक घर में 2 भाई कमा रहे थे और उससे एक घर चल रहा था, आज उसमें से 2 घर हो गए और दोनों को एक एक घर चलाना है। तो सिर्फ एक जन के काम करने से तो काम होगा नहीं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करेंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करेंगे मतलब बच्चा किसके भरोसे होगा? सर्वेंट के भरोसे। अगर बच्चा सर्वेंट के भरोसे होगा, सर्वेंट को तो एक ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चा रोना नहीं चाहिए। बच्चा रोना नहीं चाहिए तो सर्वेंट वो बच्चे को वो सब खिलाएगी और देगी जो उसे नहीं खिलाना चाहिए। अभी सैटरडे संडे को, प्लीज नो ऑफेंस टू एनीवन, बट सैटरडे संडे को जब पेरेंट्स की छुट्टी होती है तो उनके अंदर का गिल्ट जागता है कि मैंने तो पूरा हफ्ता अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, अभी मैंने मेरे बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो अभी मैं तो टाइम देना चाहता हूँ। टाइम कहाँ पे देंगे? मॉल लेके जाएंगे या खाना खिलाने को लेके जाएंगे, ट्रैक पे तो नहीं लेके जाएंगे। और जहाँ पे आप ये चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करते तो पहले मंडे टू फ्राइडे क्योंकि आप नहीं हो तो बच्चे को वो सब खाना पड़ रहा है, और सैटरडे संडे क्योंकि आपका गिल्ट आपको मजबूर कर रहा है कि बच्चे को कुछ खिलाऊं तो आप खाना खिला रहे हो। इसका कहाँ ना कहाँ पे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आना चाहिए। प्लस ये बच्चे जब अपने स्कूल्स में जाते हैं
तो बहुत बार ड्राउजी रहते हैं, लेजीनेस आ जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं करते क्योंकि मोटापा आने को चालू हो गया है। तो राविया एक सेंटेंस तो मैं आपको कहूँगा दैट दिस जनरेशन टुडे इज़ द हैवीएस्ट जनरेशन। इज एट रिस्क। आज हम देखते हैं 10 साल का बच्चा ब्लड प्रेशर से आ रहा है, 13 साल का बच्चा आ रहा है डायबिटीज़ से। और एक बड़ी चीज़ बताऊँगा कि हमारे यहाँ पे ऑन अ डे टू डे बेसिस देखते हैं कि महीने में कम से कम 1 या 2 लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जॉगिंग करने गए थे या फास्ट वॉकिंग करने गए या जितना कर सकते उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने गए, और सडनली करते हैं ना, बॉडी को एक रूट में डालिए, एक आपको मीडियम से डालिए आप, brought in dead to the hospital 21 to 30 years of age के बच्चे। 21 to 30? 21, very responsible statement that I'm making over here। 21 to 30 year के बच्चे, सोचो फैमिली पे क्या बीत रही है। तो आज इसलिए इसे अपना एक हैबिट बनाइए। जो आपका क्वेश्चन था कि 5 minutes वॉक और 10 minutes, सो स्टार्ट स्लोली, लेट योर बॉडी एक्लिमेटाइज टू इट, उसके रिदम में आने दीजिए, एंड फिर एक बार आप अपने बॉडी को मेंटेन रखते हो, रिदम में आते हो, धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, तो ये आज इतना बड़ा कंसर्न हो चुका है। ये आपके लाइफ पे अफेक्ट करता है, आपकी बीमारियां ले आता है, प्लस जो पब्लिक शेमिंग सिर्फ बड़ों को नहीं होती है, बच्चों में होती है, बुलिंग होता है, वो बच्चों को एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में डाल देता है। बच्चा घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता है, बच्चा दोस्तों के बीच में खेलने नहीं जा रहा है, वो वापस घूम फिर के हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट तो चाहिए बच्चे को। क्या करेगा वो बच्चा? वीडियो गेम्स पे बैठेगा, टीवी गेम्स पे बैठेगा, एंड वो साइकिल बन जाएगी। अभी वीडियो देखने को बैठेगा तो ऐसे ही बैठेगा कि चिप्स लेके बैठेगा। कुछ तो चाहिए, आई एम बोर्ड, आई एम हंग्री। इट इज अ साइकिल, दिस साइकिल हैज टू बी ब्रोकन। आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी हमने इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज लेने की कोशिश की है कि आज हम 9 ईयर ओल्ड से लेके 77 साल के बच्चों को, लोगों को ऑपरेट करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। अरे बाप रे, 9 ईयर ओल्ड। करे क्या? BMI कैटेगरीज के हिसाब से ट्रीट करना है। BMI कैटेगरी ऐसे पहुंच गई कि उसको हम डाइट से कमी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो कैटेगरी में, ओवरवेट कैटेगरी जो होती है ना, वो स्टेज पे हमें मैक्सिमम काम करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए, स्कूल्स में काउंसलिंग करनी चाहिए, आपके माध्यम से स्कूल्स में जाना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए, टीचर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम वो स्टेज में ना घुसे। क्योंकि एक बार आप ओबेसिटी में घुस गए तो व्हाटएवर सेड एंड डन, द ट्रीटमेंट इज ओनली बैरिएट्रिक सर्जरी। ऐसे नहीं बैरिएट्रिक सर्जरी खराब है, बैरिएट्रिक सर्जरी इज 100% सेफ, राइट फ्रॉम अ 9 साल के बच्चे से लेके 77 साल तक। लेकिन हम वो स्टेज में घुसे क्यों? करेक्ट, इट्स फैमिलीज, फैमिली कह लीजिए, रिलेटिव कह लीजिए, कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेजेस, सो इट्स आवर ड्यूटी टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड गिव न्यूट्रिशन फूड टू आवर चिल्ड्रन। न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स काउंसलिंग। टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 8 घंटे बच्चे उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपका माध्यम इतना स्ट्रांग माध्यम है, कल आइए साथ में जुड़ते हैं और ऐसे अवेयरनेस पैदा करते हैं कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज आज यही मोटापे की सर्जरी के फील्ड की वजह से आज हम ये लेवल पे आके पहुंचे, ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। हम आपके साथ जुड़ेंगे जिसमें हम स्कूल तक जाएं और अवेयरनेस पैदा करें। एब्सोल्युटली सर, वेल सेड। इट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीमारियां हो रही है, अगर ऐसी स्पीड से बच्चे मोटे होते गए और बीमार होते गए, आई थिंक 2035 तक तो 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी ओबीज। यस, यू स्टार्टेड वेरी राइटली दैट आपका every 3rd person और 4th person इज ओबीज, लेकिन ओवरवेट every 2nd child and person is overweight। ओबीज तो हो जाते हैं 1 in 4, बट 1 in 2 इज ओवरवेट। वो ओवरवेट को ओबीज में पहुंचने में इतना कम टाइम लगता है, क्योंकि आदमी गाड़ी चलाए, जब गियर की गाड़ियां चलाते थे, फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो चलती है, सेकंड में स्लो चलती है, लेकिन 3rd और 4th में स्पीड जो पकड़ती है, वो स्पीड है ओवरवेट टू ओबीज कैटेगरी। बहुत मुश्किल है। आई थिंक जिस तरह सर बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का भी एक मेजर रोल होता है। गिल्ट में हम हमारे बच्चों को ये सब ना खिलाएं, गिल्ट में बहुत हम गलतियां कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज एंड हेल्थ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड आवर सेशन। जैसे आप अभी मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे, बीच में ना कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि मोबाइल फ़ोन से भी वज़न बढ़ता है। हाउ इज़ मोबाइल फ़ोन रिलेटेड टू ओबेसिटी और मोटापा?
आपके बचपन में, आपसे तो मैं एज में काफ़ी बड़ा हूँ, और मेरे बचपन में हम पेरेंट्स से लड़ाई करते थे कि मैं नीचे क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, मैं घर के बाहर निकलूंगा। ना सिर्फ बॉडी मूवमेंट होती थी, एक्सटर्नल गेम्स खेलते थे जो एडिक्शन नहीं होती है, और एट द सेम टाइम सनलाइट मिलती थी, विटामिन D3 मिलता था, कैल्शियम मिलता था, बॉडी फिट रहती थी। आज इसके लिए, आज 50 की उम्र में भी आई कैन ओपनली एंड बोल्डली से दैट आई हैव मेंटेन माई सेल्फ। लेकिन जब भी आप मोबाइल के साथ बैठते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो या मोबाइल पे सीरीज देखते हो, मोबाइल पे सीरियल्स देखते हो, ये एडिक्शन बन जाता है। ये एडिक्शन के वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक, आप एडिक्शन करते टाइम क्या खाते हो आपको मालूम नहीं पड़ता है। दूसरा, इसकी वजह से आप बाहर नहीं जाते हो, लॉस ऑफ एनर्जी होता नहीं, बॉडी में मोबिलिटी आता नहीं, मोटापा आने को चालू हो जाता है। सो दिस इज़ वन रीज़न वाई मोबाइल फोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स बिकम एडिक्शन, और ये एडिक्शन हमारे अंदर मोटापा भी लेके आता है। जी जी, एब्सोल्युटली सर। सर आई थिंक ये पॉडकास्ट हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी था, हेल्थ वाइज, और जो जिस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो रही है, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये पॉडकास्ट एपिसोड सभी के लिए ज़रूरी है। ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा, जितनी भी बीमारियां मोटापे की वजह से होती है, डायबिटीज, ब्रेथलेसनेस, स्नोरिंग, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन दिस टॉपिक, ऑल थैंक्स टू यू सर। और लोगों के जो भी सवाल हैं, ऑडियंस के जो भी सवाल हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमने सर की डिटेल्स, उनके क्लिनिक का पता, देयर हिज सोशल मीडिया हैंडल, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ज़रूरत लगे that if you want to consult with him or contact with him, please ये सब पढ़िएगा and do reach out to him. He is one of the best one. Thank you again. देखते रहिए The Ravya Sarda Podcast.